नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल पीवाईक्यू के अंतर्गत ये आपका आज का छठा वीडियो है। इससे पहले आपका 5 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो आज की छठी वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे 21 जनवरी 2023 को सेकेंड सेट में पूछे गए 20 जीके जीएस के प्रश्न को, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। पहला जो प्रश्न आपका है वह है कि लॉर्ड डालहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था। तो झांसी के विलय की बात करेंगे तो आप लोग को मालूम होगा वेपकत का सिद्धांत, जिसे कि विलय नीति के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इसको शुरू किया था आपका लॉर्ड डालहौजी ने, ठीक है। तो उसके तहत जो झांसी का जो विलय किया था आपका 1854 में किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका 1854 हो जाएगा। इसके अलावा ये वेपकत का सिद्धांत, विलय की नीति है क्या, तो भारतीय जो उपमहाद्वीप था उस समय आपका भारत था, पाकिस्तान था, इसके अलावा बांग्लादेश था, उस सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में रियासतों के संबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू की गई विलय की नीति थी। विलय नीति मतलब आप लोग जान लीजिए कि किसी चीज़ को अपने में शामिल कर लेना, ठीक है। तो वेपकत के सिद्धांत के अनुसार की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका जो सतारा है उसको विलय किया गया था सन 1848 ईस्वी में। इसके बाद आपको जैतपुर और संबलपुर को किया गया था 1849 में। इसके अलावा भगत को किया गया था 1850 में। उदयपुर को किया गया था जो कि छत्तीसगढ़ का है, उसको किया गया था 1852 में। इसके अलावा झांसी को आपका 1853 में किया गया था, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपका 1853 दिया ही नहीं गया था, ठीक है, तो इसलिए आपका 1854 होगा। इसके अलावा नागपुर का 1854 दिया गया था और टोरे अरकाट को आपका 1855 में दिया गया था, ठीक है। एसएससी के द्वारा आपका 1854 ही सही आंसर बताया गया है, लेकिन आपका 1853 में झांसी का विलय है जो कि किया गया था। इसके अलावा यह माना जाता है कि अवध 1856 को वेपकत के सिद्धांत के आधार पर ही मिला लिया गया था। इसे लॉर्ड डालहौजी ने कुशासन के आधार पर विलय किया था। वीडियो में आगे फ्रेंड्स से पहले हम लोग बात करने वाले हैं चाक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए स्टडी गाइड है। इस बुक में दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। तो इस बुक में आपको 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके डिटेल सॉल्यूशन के साथ रहेंगे, साथ में आपको 5 साल के सॉल्व्ड पेपर्स रहेंगे, वो भी आपके डिटेल सॉल्यूशन के साथ रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें इस बुक में क्या क्या है। तो इस बुक में आपको जो सिलेबस है जीडी का उसको 100% कवर किया गया है, ठीक है। इस बुक में तो आपको पहले बता चुके हैं कि 5 आपको सॉल्व पेपर रहेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी पोर्शन रहेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपके पोर्शन भी रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। साथ में समान जानकारी, सामान्य ज्ञान और समान जानकारी के भी आपके टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गणित के लिए आपका एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स रहेगा, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश का आपका पोर्शन रहेगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी का आपका पोर्शन जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको बिल्कुल इसी प्रकार का पुस्तक रहेगा जहाँ पर आपको सबसे पहले आपको वहाँ पर क्वेश्चन वगैरह रहेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर उत्तर देखने को मिलेंगे। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर उत्तर भी मिलेगा व्याख्या सहित, जो कि आपके डिटेल एनालिसिस के साथ रहेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप ये एसएससी जीडी कांस्टेबल गाइड के साथ आप इनका एसएससी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी इस बुक को आप परचेस कैसे कर सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से डायरेक्ट इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह है कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करेंगे तो आप लोग जानते होंगे आईपीएल भी आप लोग देखते हैं। तो आईपीएल जो होता है पूरे देश के लगभग सभी स्टेडियम में खेला जाता है। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम आपका बेंगलुरु में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे बेंगलुरु के अलावा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा ईडन गार्डन जो कि आपका कहाँ स्थित है, कोलकाता में। वानखेड़े की बात करेंगे तो मुंबई में। इसके अलावा अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आप लोग को मालूम होगा। तो नरेंद्र जो मोदी स्टेडियम है वो फ्रेंड्स कहाँ पर पड़ेगा, तो वो पड़ेगा आपका अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 2019 में कथकली नृत्य के लिए, कथकली जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कहाँ का, तो केरल का, ठीक है। क से कथक, क से केरल। तो केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। तो ये 2019 में पद्मश्री दिया गया था मिलिना साल्वनी को, ठीक है। मिलिना साल्वनी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यज्ञा थी, जिसका निधन है आपका जनवरी 2022 में हुआ था। उनके योगदान के लिए 2019 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो एक इतालवी मूल की फ्रांसीसी प्रतिवादक हैं और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका थी। इसके अलावा 1962 में साल्वनी ने केरल कला मंडलम में कथकली में प्रशिक्षण के लिए 2 साल की छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। नेक्स्ट आपका है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है। तो मूल अधिकार जैसा कि आप लोग को मालूम होगा भाग 3 में सन्निहित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भाग 3 होगा। मूल अधिकार की जब हम लोग बात करते हैं तो मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से
35। अनुच्छेद 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद है आपका मूल अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में हम लोग को जो भारत में रह रहे नागरिक है उनको 6 अधिकार दिया गया है, लेकिन जब आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें आपका 7 मौलिक अधिकार हुआ करता, लेकिन 7 मौलिक अधिकार में से एक जो मौलिक अधिकार है जो कि आपका संपत्ति का अधिकार था, उसको आपका 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकारों में आपका एक है समानता का अधिकार, इसको भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। इसके अलावा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद 21 होगा, अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और अल्पसंख्यक शैक्षणिक अधिकार आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है, ठीक है। तो ये 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में हम लोग को प्राप्त है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। तो जल जीवन मिशन के शुभारंभ की बात करेंगे तो जल जीवन मिशन जो शुभारंभ का शुरुआत किया गया था आपका सन 2019 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2019, ठीक है। सरकार ने 2020-21 के बजट में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। यह योजना आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा सरकार ने जल जीवन मिशन जीजेएम के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो कि दिया है। इसके अलावा जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जहां पानी की सुविधा नहीं है वहां पर पानी पहुंचाना था। इसके अलावा यह मिशन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति विभाग के द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल नल कलेक्शन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है और आपका भी एग्जाम आपका 2024 में ही कंडक्ट है जो कि होना है। अगला है लक्ष्य सेन। किस लक्ष्य सेन है जो कि आपका किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो लक्ष्य सेन की बात करेंगे तो लक्ष्य सेन आपका बैडमिंटन के खिलाड़ी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बैडमिंटन, ठीक है। 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा में पैदा हुए लक्ष्य सेन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वह एक बैडमिंटन परिवार से ताल्लुकात रखता है। उसका भाई चिराग सेन भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उनके पिता भी आपके बैडमिंटन ही खिलाड़ी हैं और भारत के कोच भी हैं। नेक्स्ट आपका है कि 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक और नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है? तो 1992 में सबसे कम आयु का जो प्राप्त करता है पद्म भूषण की वह है आपके सोनम मानसिंह। सोनम मानसिंह वही है जिनका संबंध आपका भरतनाट्यम से भी है और आपका ओडिसी नृत्य से भी है। भरतनाट्यम जैसा कि आप लोग को मालूम होगा भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और ये आपका तमिलनाडु से संबंध रखता है। इसके अलावा 1962 में मुंबई में अपनी रंगभूमि के बाद सोनम मानसिंह ने अपने नृत्य करियर की शुरुआत की थी। 1977 में उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र का शुभारंभ किया था। उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति का नामांकन भी मिला है। साथ में उन्हें पद्म भूषण 1992 में दिया गया था। 1987 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया है और 2003 में इन्हें भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है आपका पद्म विभूषण भी दिया गया है, ठीक है, जिससे वह बाला सरस्वती के बाद ऐसा सम्मान पाने वाली भारत की दूसरी महिला नर्तक भी बन गई है। नेक्स्ट आपका है वो पूछा गया है कि विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत है जो कि आपका 2.4% हिस्सा है। और आपकी जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या आपका 17.7% है तक लगभग में, ठीक है। तो जनसंख्या आपका 17.7 निवास करता है, लेकिन आपका जो क्षेत्रफल है वो आपका मात्र 2.4% ही है। इसके अलावा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश आपका है रूस है। अगला है वह है, उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसा कि भारत का जो आपका पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब की बात करेंगे तो पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है आपका 2933 है जो आपका कच्छ की रन से शुरू होता है अरुणाचल प्रदेश तक आपका जाता है पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है। इसके अलावा कश्मीर में इंदिरा कॉर्नल से कन्याकुमारी तक भारत का उत्तर से दक्षिण सीमा की बात करेंगे तो 3214 किलोमीटर है। इसके अलावा देश का सबसे दक्षिण बिंदु है आपका पाई
गोल्डमैन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम जानते हैं, जो कि 6 डिग्री 45 इंच उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसके अलावा भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। बिंदु को इंदिरा कॉल या इंदिरा कर्नल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा जो है वो आपके भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, ठीक है, और 2 अक्षांशीय भागों में विभाजित करता है। कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरता है? तो कुल 8 राज्यों से। पहला आपका गुजरात है, राजस्थान है, आपका मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, त्रिपुरा भी है और आपका मिजोरम भी है। एक फैक्ट्स और याद रखिएगा, जो आपका माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार है जो कि काटती है। नेक्स्ट आपका है वह है कि कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बुलिमिया की बात करेंगे तो ये एक दोस्तों आपका खाने संबंधी विकार है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। बुलिमिया नर्वोसा, जिसे केवल बुलिमिया के रूप में जाना जाता है, एक खाने का विकार है जिसमें अत्यधिक खाने के बाद शुद्धिकरण या उपवास करना और शरीर के आकार वजन के बारे में अत्यधिक चिंता शामिल होता है। नेक्स्ट आपका है कि उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका दिवाली होगा। दिवाली में आप लोग जानते हैं देवी लक्ष्मी माँ की और आपके गणेश भगवान की पूजा है जो कि किया जाता है। इसके अलावा दिवाली है जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पौराणिक सनातन उत्सव है। ये कब मनाया जाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या हिंदू जो कैलेंडर है उसके अनुसार आपका कार्तिक मास में मनाया जाता है, अमावस्या को मनाया जाता है। भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार 243 ख के अधीन गठित स्वायत्ता शासन वाली एक संस्था का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस अनुच्छेद में संबंधित है? इस प्रकार का कोई प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पंचायत हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 243 है जो कि आपका पंचायत संबंधित है, कहता क्या है? तो अनुच्छेद 243 ए आपका ग्राम सभा संबंधित है। एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और गाँव के स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो किसी राज्य की विधायिका द्वारा कानून के द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 243 बी के तहत आपका पंचायतों का संविधान दिया गया है, जिसमें से सब क्लोज 1 है जो कि आपका गांव मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों का गठन इस धारा के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में किया जाएगा। इसके अलावा खंड जो 2 है उसके अनुसार आपका है मध्यवर्ती पंचायतों का गठन राज्य में नहीं हो सकता है जिसके आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 243 जो डी है आपका सीटों के आरक्षण संबंधित है पंचायतों में। अनुच्छेद 243 ओ है वो आपके संबंधी निर्वाचन संबंधी मामले हैं जो कि न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन होगा, ठीक है, यानी कोई भी निर्वाचन संबंधी मामला होगा वो आपके न्यायालय के द्वारा ही दूर किया जाएगा। ऐसा वर्णन अनुच्छेद 243 ओ में किया गया है। अगला है आपका वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो संगठन है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए प्रति 10 सर्वेक्षण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका NSSO आपका राइट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कहा जाता है। यह समय समय पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है। यह हर वर्ष उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। यह पाए गए किसी विशेष सर्वेक्षण में शामिल किए जाने वाले विशेषों को तय करता है। यह फसल उत्पादन फसल उपज के अवधि के बारे में राज्यवार सर्वेक्षण रिपोर्ट एकत्र करता है। इस डेटा को देश के बड़े पैमाने पर विश्लेषण के लिए संकलित करता है। नमूना सर्वेक्षण करके हर 5 वर्षों में गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है। सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार संगठन है आपका NSSO, जिसे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे? तो इसका राइट आंसर आपका यशोदा वर्मा होगा। नेक्स्ट आपका है कि कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो कृषि में जो गाय का गोबर है उसका उपयोग हम लोग जैव उर्वरक या जैविक उर्वरक के रूप में करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जैव उर्वरक आखिरकार होता क्या है? तो यह ठोस या तरल वाहकों से जुड़े जीवित सूक्ष्म जीवों से निर्मित है और कृषि योग्य भूमि के लिए उपयोगी होते हैं। ये सूक्ष्म जीवी मृदा और या फसल की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो राइजोबियम, इसके अलावा एजोस्प्रिलियम, एजोवेक्टर, फास्फोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, माइक्रोराइजा, एजोला, ये सभी क्या है आपके जैव उर्वरक का काम करती है, उसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपका है कि जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC के द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दिनकर गुप्ता। 1987 बैच के IPS अधिकारी पंजाब पुलिस के पूर्व प्रमुख दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नियुक्ति समिति ने 31 मार्च 2024 तक उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक गुप्ता की NIA प्रमुख की नियुक्ति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा जलमार्ग अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जो जलमार्ग है वो आपका पनामा नहर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पनामा नहर होगा। पनामा नहर की बात करेंगे तो मानव निर्मित एक जल मार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर
तथा अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। इस नहर की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 82 किलोमीटर है, चौड़ाई आपका 90 मीटर है और न्यूनतम गहराई की बात करेंगे तो 12 मीटर है। नेक्स्ट आपका है कि एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो बर्तन आपका तांबा से बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रखा जाता है तो इसकी सतह पर एक हरे रंग की परत विकसित हो जाती है। तांबा ऑक्सीकरण के द्वारा संचारित होता है, जिसके दौरान वो ऑक्साइड बनाने के लिए हवा में ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। ऑक्साइड तब CO2 के साथ मिलकर कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो इसे हरा रंग प्रदान करता है। इसके अलावा तांबा हवा के संपर्क में आने पर अपनी सतह पर हरे रंग का निक्षेप बनाता है, जो आमतौर पर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग तांबे का क्षरण कहते हैं। हरा पर्दा जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है यानी कि COH2 है और कॉपर कार्बोनेट है जो कि CuCO3 का मिश्रण हो सकता है। इसके अलावा नम हवा में ऑक्सीजन होती है जो तांबे के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की आपूर्ति कर सकता है। आमतौर पर ऑक्साइड हरे रंग में होने जा रहे हैं। यही कारण है कि तांबे का बर्तन कुछ समय के लिए नम हवा के संपर्क में रहता है और ये एक हल्का हरा लेपन प्राप्त करता है। नेक्स्ट आपका है कि देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था। तो स्वतंत्रता से पहले जो भारत है आपका हस्तशिल्प के उद्योग के लिए जाना जाता है। हस्तशिल्प होता क्या है? तो हस्तशिल्प या हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आता है तथा जिसे मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से ही बनाया जाता है। ऐसी कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। इसके विपरीत ऐसी चीज़ें हस्तशिल्प की श्रेणी में नहीं आती हैं जो मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैसों को हस्तांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो यह आपका पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका पाइपलाइन इसका राइट आंसर होगा। पाइपलाइनों का प्रयोग जल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे द्रव पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है। अगला है कि डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया, उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण भी दिया। तो इसका राइट आंसर आपका ह्वेनसांग इसका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन का दरबार में आपका एक विदेशी यात्री आया जो कि ह्वेनसांग के नाम से जाना जाता है। ह्वेनसांग आपका एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीन से भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने राजा हर्षवर्धन का दरबार का भी दौरा किया जो अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। इसके अलावा उन्होंने हर्ष के दरबार उनके जीवन का वर्णन किया है, जो कुछ उन्होंने देखा उसका विस्तृत विवरण भी छोड़ दिया। उन्होंने इस दौर के आर्थिक, सामाजिक जीवन, धार्मिक संप्रदाय के बारे में लिखा। उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा ह्वेनसांग को तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थयात्रियों के केंद्र का भी दौरा किया था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका आज का 20 क्वेश्चन रहा जो कि आपके एग्जाम में ही पूछे गए थे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।